ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। हम चर्चा कर रहे हैं कि जनादेश किस तरह से हुआ, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जनादेश। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उन्हीं के तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से कि इस जनादेश के क्या मायने हैं। हमारे साथ लंबे समय से, इस पूरे पैनल में हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव ने अनुमान लगाया था, जिस तरह से एग्जिट पोल तो कई तरह के अनुमान लगा रहा था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी होगी। तो अब संजीव श्रीवास्तव के पास ही चलते हैं। शायद संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ नहीं है। चलिए, हमारे साथ विनय द्विवेदी भी जुड़ गए। विनय द्विवेदी हैं, लेकिन सचिन सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। सचिन, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सचिन से ही ले लेते हैं। सचिन, अब जो अनुमान थे आपके, जो आपका युवा नेतृत्व था, जो गठबंधन था, उन सारी चीज़ों की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया और जनादेश कुछ और आया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए साथी हमारे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जनता ने उनकी पार्टी पर विश्वास दिखाया और उन्हें भारी मतों से जीत दिलाई उत्तर प्रदेश के अंदर, और रुझानों के अनुसार जो आ रहा है। और उम्मीद करता हूं कि वो जनता की जो जीत जनता ने दी है उस पर खरे उतरेंगे और कम से कम राम मंदिर तो बनवा ही देंगे इस बार। और बात रही कि जो हमने, शायद हम ज़मीनी स्तर पर हमारे जो काम थे वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम था वो फेलियर रहा। इसे हमें स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है और बीजेपी ने अपने कामों को अच्छे तरीके से वहां पर पेश किया और आपके सामने निर्णय है। क्या कहेंगे, बीजेपी के काम है या ध्रुवीकरण है? ध्रुवीकरण तो निश्चित रूप से है, काम तो आप देख ही रहेंगे। काम की अगर बात की जाए तो पिछले 3 सालों में जो पूरे केंद्र में गवर्नमेंट चल रही है वो काम तो आपको भी समझ में आ रहे हैं कि काम यहाँ पर है नहीं दिखाने के लिए। लेकिन जो ध्रुवीकरण का उनका जो गणित था वो निश्चित रूप से सफल रहा और वो उसको जनता के बीच में वो उसको ले गए और ध्रुवीकरण करके एक नींव रखी और वो रिजल्ट के रूप में सामने आ रही है। चलिए, शावर उत्तर प्रदेश की ही बात आपसे पहले करते हैं। पंजाब से तो आपके लिए खुशी की खबर है और कहीं ना कहीं गोवा में, जहां कोई आपको मुकाबले में ही नहीं मान रहा था, वहां भी आप मुकाबले में हैं और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप ही अभी सामने हैं। शावर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया उसकी वजह से ये सब नतीजे आ रहे हैं या इसके और भी कोई कारण है? रिजवान जी, मेरा जहाँ तक मानना है, जो सोच है, उत्तर प्रदेश का मतदाता भटका है। वो इसलिए भटका कि समाजवादी, बीएसपी या अन्य दलों में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीधा रास्ता रखा कि हम यहाँ हैं। और बीजेपी अगर ये कहती है कि ये नरेंद्र मोदी जी की लहर है या विकास की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। गोवा में भी सरकार बनेगी थोड़ी देर में, उत्तर और बाकी एक राज्य और बचा वहाँ, और पंजाब में तो स्पष्ट है ही। अब आपने पूछा कि गठबंधन का नुकसान है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस, ये मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, अगर अकेले चुनाव लड़ती और 27 साल यूपी बिहार के नारे पर लड़ती तो इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता। मतलब बिखराव होने से लगा अब आपके बीच में एक दूसरे पर दोष मढ़ने का समय। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन आप मान ऐसा ही कुछ रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे विनय, इन सब बातों को आप कैसे देख रहे हैं? पूरा अगर हम 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति के तौर तरीके, उसका व्याकरण जो है वो बदल के रख दिया है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो चुनावी राजनीति हो, उसमें भी आप देखिए कि अलग तरह के एक इलेक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुझे दिखती है। उनका अपना अंदाज है, उनका अपना सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को अलग तरीके से संचालित करने का उनका अलग तरह का हिसाब किताब है। और चाहे वो सामान्य राजनीति, उसमें भी उन्होंने अपने तरीके से राजनीति को परिभाषित किया है। और जो हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं वो राजनीति को परंपरागत तरीके से करते हैं। अब अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे जाइए, थोड़ा सा भी अगर डीप जाइए, तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में
हर वो तौर तरीका अपनाया जो विपक्षी दल अपनाते हैं, या बीजेपी भी नरेंद्र मोदी से पहले बहुत सारे ये वो तरीके अपनाती रही है। लेकिन इसके बाद देखिएगा कि बीजेपी में मोदी जी से पहले तक जो है सवर्ण नेतृत्व का बोलबाला होता था, आज वैसा नहीं है। आज नेतृत्व में जो है अलग अलग स्तर पर जो है दूसरी जातियों के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर हो, अलग अलग जातियों के लोगों को प्रमुखता मिली हुई है, जबकि पहले वो आमतौर पर बीजेपी में सवर्ण नेतृत्व होता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका जो है हिंदुइज्म का जो एजेंडा है वो उनका प्रमुख एजेंडा रहा है, ये बात गौर करने वाली है। और उत्तर प्रदेश के नतीजों को आप इस एंगल से भी देख सकते हैं। और जो विपक्षी दल जिस तरीके की राजनीति करते रहे, उसमें आप देखिए नोटबंदी को उन्होंने इशू बनाया, उन्होंने जो है वो विकास की बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या बात की? नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा टारगेट किया गरीब को। उन्होंने जो है अपने आप को गरीब के साथ जोड़ा। ये अलग बात है कि विपक्षी लोग जो है उनको अदानी से जोड़ते हैं या अंबानी से जोड़ते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन देश की जो जनता है, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता से, वो जो है आम लोगों से जो है कनेक्ट हुए, और इसी का नतीजा है। अदरवाइज आप बताइए 225 सीटें हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि या तो वहाँ 110 या 15 अल्प सीटें हैं जिन्हें अल्पसंख्यक तय करते हैं, और उसके बाद जो है 110 सीटें ऐसी हैं जिनमें दलित जातियां जो है तय करती हैं कि किधर जाना है, उधर चुनाव परिणाम आने हैं। लेकिन जो संख्या बीजेपी की आ रही है, अगर उसको आप देखिएगा तो 110 सीटें छोड़ दीजिए, बाकी सीटें सब बीजेपी की हैं। अगर आज के अभी जो रुझान है उसको अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि जो गणित लगाए जाते थे परंपरागत राजनीति में, चाहे वो जातीय आधार पर हो चाहे वो धार्मिक आधार पर, वो सारे गणित फेल हो चुके हैं। और उसके बाद जो है बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला है। इसमें एक नोट करने वाली बात रिजवान जी है कि जो अभी तक जो वोट परसेंट सामने आया है वो तकरीबन 2014 का ही वोट परसेंट सामने दिख रहा है, और 2014 के हिसाब से बीजेपी 333 सीटें जो है पर बढ़त थी। तो अगर वो 300 के नजदीक जा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा ये है कि बीजेपी ने 2014 के जो चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी उसको मेंटेन किया है। और इस सब के बावजूद कि 2.5 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर विपक्ष ने तमाम सारे आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी जीत को लगातार जो है वो बनाए रखा है। बिल्कुल विनय, मैं आपको यहाँ रोकूं और इसके साथ ही हम उत्तराखंड चलेंगे, लेकिन पहले शैलेंद्र प्रधान साहब से भी समझ लेते हैं। प्रधान साहब, ऐसे बहुमत की उम्मीद आप करते थे? देखिए, बेसिकली बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा था कि एसपी के पास माई वोट है और उसी गाड़ी पे चढ़ गए कांग्रेस के लोग, तो पक्का हो गया माई वोट, उसके साथ कुछ श्रवण वोट मिल जाएगा। मायावती जी का दलित वोट था और हमेशा एक सवर्ण या अन्य जाति के उम्मीदवार को देके वो अपनी सीट निकाल लाती थी। पर अब की बार जनता ने विकास को वोट दिया, नोटबंदी को वोट दिया, माननीय मोदी जी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वोट दिया है। और ये देखा जाए तो बहुत अच्छा मत मिला है हमको। ये जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उत्तर प्रदेश का जो 27 साल बेहाल है उसको हम ठीक करेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं आपकी, और आप ताकतवर भी, आप और अधिक होंगे। राज्यसभा में भी आपका बहुमत होगा, और जाहिर सी बात है राष्ट्रपति भी आप अपना बना लेंगे। चलिए हम उत्तराखंड चलते हैं। अविकल, क्या लगता है उत्तराखंड में हरीश रावत भी चुनाव हार गए, क्या लगता क्या है? क्या इस तरह के अनुमान थे कि इतना पिछड़ जाएगी कांग्रेस, और अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी चर्चा होने लगी होगी? अभी कल आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी कल आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवान जी, आज सुबह ही मेरी भाजपा के अच्छे रणनीतिकार नेता से बात
एग्जिट पोल के बाद। उनका कहना था कि हम 31 सीट मैक्सिमम ला रहे हैं, इसमें 2-3 ऊपर नीचे हो सकती है। वो ठीक ठाक स्तर के नेता थे। कहने का मतलब ये है कि जी आ रही है हेलो, अपनी बात कहते रहिए आप। हाँ मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप अपनी बात कहते रहिए। कि भाजपा को भी यह अनुमान नहीं था कि इतनी मेजोरिटी से वो उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जो रुझान दिख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण से हार चुके हैं, किच्छा में भी जो खबर आ रही है वो पीछे चल रहे हैं, 2 सीटों से वो लड़ रहे थे, और तमाम बड़े मंत्री सरकार के वो काफी पीछे चल रहे हैं या हार की कगार पे है। तो इसे कुल मिला के जो उत्तराखंड के रेफरेंस में देखा जाएगा, चुनाव से करीब 3 से 4 दिन पहले तक स्थिति ऐसी थी कि बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन मोदी ने जिस तरीके से अभियान चलाया या मोदी ने जिस तरीके से अपने अभियान को गति दी, प्रचार अभियान पे वो 5-5 उन्होंने रैली करी, उसका अंततः ये असर निकला कि कांग्रेस चौतरफा धराशायी होती चली गई। और मोदी ने जो उत्तराखंड में आकर जो मुद्दे उठाए, उन्होंने यहाँ पर आकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, और उन्होंने वो जानते थे कि उत्तराखंड में एक फौजी बहुल इलाका है, यहाँ पे हर परिवार में एक आदमी फौज में रहता है, और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने यहाँ पे उठाया, उसका भी एक बड़ा असर यहाँ की जनता पर पड़ा। दूसरा, OROP 1 रैंक 1 पेंशन की पहली पेंशन की किस्त जनवरी में आ गई थी। ये फौजी बहुल इलाका है, तो जो फौजी परिवार थे उनका ये कहना था कि मोदी ने जो वादा किया था ORP का, उसको वो उन्होंने निभा दिया। तो कुल मिला के स्थिति ये उत्तराखंड में देखने में आई। हालांकि वो हरीश रावत की बात को भी सुन रहे थे, लेकिन उनको मोदी का वो नारा ज्यादा पसंद आया कि उत्तराखंड का इंजन भी अगर दिल्ली के इंजन में लगे तो यहाँ पे तेजी से विकास होगा। और एक जो युवा वर्ग था या जो महिलाएं थी, वो खुल के मोदी के फेवर में आई, और जो रुझान उत्तराखंड में दिख रहा है, जो भारी रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है तक के इतिहास में, ये सीधा और सीधा ये मोदी मैजिक ही कहा जाएगा। उत्तराखंड के प्रदेश स्तर के भाजपा नेताओं का कोई चेहरा आगे नहीं किया गया था, सिर्फ मोदी। अविकल मैं आपको रोकना चाहूंगा। अविकल मैं आपको रोकना चाहूंगा। अविकल, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। दोबारा जब लौटूंगा तो मेरा सवाल यह होगा कि कौन मुख्यमंत्री अब बनेगा उत्तराखंड में, यह मेरा सवाल होगा। जैसे मैं आपके पास आऊं, मुझे इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। मैं सीधे जब आपके पास आऊंगा तो आप मुझे ये उत्तर दीजिएगा। इससे पहले हम चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहां भी जश्न का माहौल है, वहां क्या हाल है, चलिए वहां के नजारे आपको दिखाते हैं। ये लाल सिंह आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, मंत्री हैं, दलित चेहरा है मध्य प्रदेश के, और लाल सिंह आर्य वहाँ से बधाई दे रहे हैं, जीत से उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मोदी कह रहे थे कि केसरिया होली खेलेंगे, और यहाँ भी माहौल वैसा ही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से भी कहीं आगे, और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर एक बड़ी संख्या में जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, ये उत्साह है। और इन उत्साह के बीच कहीं गोवा की चिंता भी है। मणिपुर में क्या होगा, मणिपुर में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक समर्थन मिला है वो भी अप्रत्याशित है और चौंकाने वाला है। वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार मिली है, भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है अकाली दल वो पिछड़ गया है, कांग्रेस को वहां से समर्थन मिला है। तो इन सब के बीच उत्तर प्रदेश एक प्रतिष्ठा की जगह थी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जिस तरह से समर्थन मिला है जनता का, ये आप उत्साह देख सकते हैं। ये नज़ारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों और कार्यालयों के हैं। चलिए हम लौटते हैं। अभी कल मेरा आप सवाल था, उसका जवाब दीजिए। मजा नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा। जी अविकल, दरअसल उत्तराखंड में इस समय कम से कम 6 ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। इसमें जो कांग्रेस से आए हैं, पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज एक बड़ा नाम है। और जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था, तो उसके तुरंत बाद जो सबसे पहले जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी वो सतपाल महाराज थे। सबसे पहले इनका नाम सबसे ऊपर चलना है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का भी नाम है जो रानीखेत से चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत एक पुराना नाम है, ये संघ से जुड़े हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं प्रदेश में, युवा भी हैं और झारखंड के ये प्रभारी भी बने थे, अमित शाह के करीबी भी हैं और अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। एक नाम धन सिंह रावत का भी है, इनका भी बहुत अच्छे संगठन और संघ से संबंध है। कुछ बीजेपी में कुछ नाम ऐसे भी आ सकते हैं कि जो सतपाल महाराज को नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस समय बीजेपी के अंदर विजय बहुगुणा गुट बहुत प्रभावी और बहुत हावी भी है। ये भी कांग्रेस से टूट के आए थे और इनके भी कई जो समर्थक है वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे, और इनकी पुरानी अदावत कांग्रेस के जमाने से किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इस समय इतनी मेजोरिटी में बीजेपी को मिली है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें मोदी के सामने या अमित शाह के सामने विरोध करने की हिम्मत जुटा पाए। और जिस तरीके से मोदी जी ने और अमित शाह ने यहाँ की कहा भी था कि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो टीम भी उनकी ही होगी, इसका मतलब साफ है कि मोदी अपनी टीम चुनेंगे, वो तय करेंगे मुख्यमंत्री। और मुझे नहीं लगता कि अब पहले की तरह, जैसे पहले उत्तराखंड में होता आया था कि किसी मुख्यमंत्री को बीजेपी में चैन से नहीं रहने दिया गया, इस बार मोदी जिसके नाम पे उंगली रख देंगे वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनेगा। और इसमें ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्दे के पीछे जो ऐसा नाम है, जैसे हरियाणा में खट्टर को एकाएक ले आए थे, कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं कि जिनको मोदी उत्तराखंड की चाबी सौंपे, उत्तराखंड की सत्ता सौंपे। और ये भी तय है कि इस बार उत्तराखंड की सरकार जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली से ही चलाई जाएगी। पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो नियोजन है, पूरी जो नीति है, वो सब वहीं से बनेगी और वहीं से ही लागू की जाएगी। ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर एक अलग तरीके का एक प्रबंधन शासन स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर देखने को मिलेगा। अभिमन्यु जी, कौन मुख्यमंत्री होगा आपका? जो आपकी पार्टी के परंपरागत लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, या फिर बाहर से जिन्हें आप लेकर आए?
ठीक है, जब तक जी अभिमन्यु जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसलिए कि बहुत अंदर के और बहुत बाहर के दावेदार हैं आपके यहाँ। चलिए हम फिर समझते हैं प्रधान साहब, जहां स्पष्ट बहुमत होता है वहां नेतृत्व काफी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, नेतृत्व अपनी पसंद के हिसाब से, इसलिए कि फिर विधायक दल यही कहता है कि साहब अब जो आला कमान तय करेगा। अब क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बैठ के जाकर पता करते हैं किसका मत के पक्ष में ज्यादा विधायक है और उसके अनुरूप निर्णय होता है। इसमें कोई ज्यादा पावरफुल और कम पावरफुल नहीं होता। जो पार्टी में संगठन की दृष्टि से जो उचित माना जाता वो मुख्यमंत्री बनता है, वही पार्टी का निर्णय होता है। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्टी की एक प्रक्रिया होती है और बहुत तरह की चीजें होती हैं, आलाकमान की पसंद भी होती है। क्या कहेंगे विनय, होता क्या है? देखिए ये सब कुछ तय होता है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उसको मालूम है। और जो पुराने जितने भी विधानसभा चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं, उनमें जो नाम जो है गिनाए जाते थे, वो नामों में से पता लगता है कि कोई नया नाम ही आ गया है। आप देखिए झारखंड देख लीजिए, चाहे आप जो है हरियाणा देख लीजिए, तो ये नरेंद्र मोदी जी की अपनी काम करने के तौर तरीके हैं, जिस पे मैंने कहा भी था कि उनकी अपनी राजनीतिक कार्यशैली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। और ताजा रुझान क्या है, नतीजे क्या हैं, पूरे 5 राज्यों के किस तरह के हैं, चलिए एक बार उस पर निगाह डालते हैं। आज बहुत मैनेजमेंट ठीक कोई वाइड इफेक्ट तो नहीं हो रही, जम नहीं रहा। ताजा रुझान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए एक बार फिर शावर के पास चलते हैं। शावर, एक प्रदेश जहां आप उम्मीद कर रहे थे गठबंधन की सरकार बनाएंगे, गठबंधन किया था, आप महागठबंधन कह रहे थे, बाकी लोग उसे गठबंधन कह रहे थे, लेकिन महागठबंधन बिना बीएसपी के संभव ही नहीं था, वो आपने किया नहीं। और बिहार के भी जो आपके पार्टनर हैं उनको भी ठीक से आपने अपने साथ जोड़ा नहीं, चूक गए आप। रिजवान जी, कांग्रेस हमेशा वहाँ प्रयास करती है जहाँ देश में विकास हो, अमन हो, शांति हो। मैंने आपको बताया था कि ये मतदाता तय नहीं कर पाया था उत्तर प्रदेश का, खास तौर से कि उसको जाना कहाँ है, तो इसलिए ये भटकाव रहा। और दूसरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं हमारे, मैं उनको भी दोषी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब नए सिरे से एक हाईकमान को परिवर्तन करने की आवश्यकता है और चेहरा बहुत जरूरी है। देखिए चेहरा, अब तो पंजाब में अरविंदर सिंह जी, अब तो हाईकमान ही परिवर्तन होने की स्थिति आ रही है। अब तो राहुल गांधी संभालने वाले हैं। रिजवान जी नहीं, राहुल जी ने, देखिए रिजवान जी, चेहरा ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हम सहयोग कर रहे थे, फेस था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो वहां 105 सीटों पर लड़ रही थी और मेरे ख्याल से 40-42 सीटें ऐसी थी जिसमें जीतने की उम्मीद थी, वहां टिकट मिले थे। ठीक है, तो चेहरा जो है वो स्पष्ट होगा 19 में राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। अब पूरा देश ये देखेगा कि इस देश को क्या सांप्रदायिक लोग चलाएंगे, क्या इस देश में जो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट था कि आप चलिए उत्तर प्रदेश आपने बना दिया, उत्तर प्रदेश आपन का, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। तो भैया अब तक जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी? वो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी?
क्या वो उस प्रधानमंत्री की सरकार नहीं थी जिन्होंने राम मंदिर बनाने के वादे किए हों पहले कभी, या जिन्होंने और भी अन्य वादे किए हों? तो ये सब बातें हैं, देश की जनता को भटका कर चुनाव लड़ना अरे राष्ट्रीय में उचित नहीं। मणिपुर में आपको बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही है, क्या हो क्या गया ऐसा? मणिपुर में आपने ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी जो जीरो थी वो यहाँ तक पहुंच गई? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ जाति और धर्म की बात होती जी। है वहां पर बीजेपी को लाभ मिलता है। जी, अगर विकास की बात होगी या विकास करके दिखाया होता, नहीं, अगर आप तो फिर आप पंजाब में भी जीतते, फिर आप गोवा में भी जीतते। अगर आप सब धर्म की जीतना बात था। अगर आप धर्म की बात करते हैं तो वहां तो वो आबादी नहीं है जिसके वोट का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए मैं आपको बात, उत्तराखंड में क्या हुआ? जी, उत्तराखंड में भी मेरा तो मणिपुर वही से बात सवाल थी। था, आपका सवाल मणिपुर से था। उत्तराखंड में तो आप बहुत बुरी तरह से हार गए, हरीश रावत भी हार गए। जी जी जी, जैसे गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हार गए, वैसे ही उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री हार गए। एक जगह से पीछे चल रहे हैं, एक जगह से हार गए। तो अभी मेरे ख्याल से स्पष्ट रुझान दोनों राज्यों का आया भी नहीं होगा। जी। तो अभी रुझान पूरे आने पर ही पता चलेगा। जी, लेकिन ये असर पंजाब में क्यों नहीं हुआ, ये असर गोवा में क्यों नजर नहीं आ रहा, ये असर उत्तर प्रदेश में ही क्यों दिखा? जी। इसके पीछे सीधी सी बात है, कौन सा विकास कार्य उत्तर प्रदेश में करा लिए भारतीय जनता पार्टी ने? जी, सीधा सांप्रदायिक एजेंडा था, और ये एजेंडा यदि रहा देश में तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहेगा, बनेगा नहीं। राष्ट्रीय एकता अखंडता का ये प्रतीक नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके और मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दों पर चुनाव लड़ें। ठीक है, बधाई के पात्र हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है तो आप विकास करके दिखाइए, आप देश में एकता और अखंडता पैदा करके चलिए पूछते हैं सचिन से पूछते हैं। सचिन, गठबंधन गलत निर्णय था, व्यक्तिगत राय है वैसे शावर की, लेकिन गठबंधन गलत निर्णय थे, आप क्या कहेंगे? ये तो शावर जी का कहना है, उनका व्यक्तिगत उनकी जो सोच है वो बात कर रहे हैं। और अब मैं नहीं मानता कि चुनाव की जो नतीजे आ रहे हैं उस प्रकार से हमें अब ऐसी बातें करनी चाहिए चुनाव निर्णय के बाद, बल्कि ये समय एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने का समय है और ऐसी बातें नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं भटक गई है और जुमलों में आकर उलझ गई है, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने केंद्र में रहते हुए पिछले 3 साल में कोई काम नहीं किया, वो यहाँ पर आके आपको सपने दिखा रहा है और उन सपनों में हम उलझ जाएं। मुझे नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये निर्णय लेना चाहिए था। अगर ले लिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर खरा उतरना चाहिए और अगले 5 साल। सचिन मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं। इस समय वो दिल्ली में हैं। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरोत्तम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरोत्तम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नरोत्तम मिश्रा जी, आप 52 सीटों पर प्रभारी थे, वहां के भी नतीजे बहुत अच्छे हैं, जो ये माना जाता रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कैसे करिश्मा हुआ आखिर ये? लगता है संपर्क टूट रहा है, वो कहीं दिल्ली से कहीं और आगे की तरफ जा रहे हैं। नेटवर्क, जिस मोबाइल पर उनका नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है हमें। सचिन, आप कुछ कह रहे थे? अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना है तो उनकी सोच का मान रखते हुए आपको उत्तर प्रदेश में विकास करने चाहिए, ना कि ये जुमलेबाजी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या लग रहा है आपका कांग्रेस का भविष्य क्या है? आपस में एकजुट रहेंगे या फिर जैसा शावर कह रहे हैं, ऐसे अंदर से बहुत सी आवाजें आपके यहाँ से भी उठ रही थी, शावर भी कह रहे हैं, और दोनों ये यूपी को ये साथ पसंद है, आगे भी चलेगा या नापसंद है, हो जाएगा? निश्चित रूप से ये जो बात गठबंधन की है तो हमारे आला कमान हैं, हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ही तय कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपसे आपकी क्या, आप जैसे शावर व्यक्तिगत राय दे रहे थे, आपकी क्या पसंद है? हाँ, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि ये समय मतलब विवाद करने का समय नहीं है, ये समय आगे की रणनीति बनाने का है और उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव जो होंगे उस चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए और दूसरे राज्यों में जो चुनाव होंगे उन चुनावों की में नजर होनी चाहिए। अब जो हो गया, जो बीत गया, जो बीत गया, उसमें क्या बात करनी और क्या विवाद करना।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान साहब, देखिए, चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा नाम हो रहा था जी। प्रशांत किशोर का। ये कहते थे कि जब मोदी जी जीते तो प्रशांत किशोर थे, फिर नीतीश कुमार जीते तो प्रशांत किशोर थे। अब की बार यूपी में प्रशांत किशोर को लेके कांग्रेस आई और वो डूब गई। जी तो देखिए, कह रहे थे शिवराज सिंह से भी कुछ समझौता हो गया प्रशांत किशोर का, चर्चा है ये भी। देखिए जी। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत आगे नहीं। आगे होता है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। और ये सांप्रदायिक हर डिबेट में जी। भारतीय जनता पार्टी को अरे आपने एक भी टिकट नहीं दी साहब, तो सांप्रदायिक तो बात की चलो, जाए। आप अगर टिकट देना ही गैर सांप्रदायिक है जी, और सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का जी। मतलब सिर्फ टिकट से होता है। अगर आप प्रतिनिधित्व ही नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये नहीं, सबका विकास करने का मतलब टिकट देना है क्या? तो आप बताइए। प्रतिनिधित्व देना है, प्रतिनिधित्व समाज के हर वर्ग को। नहीं, जो जीतने वाला है उसको टिकट देना है या हार अरे गया टिकट देना है? आपको तो मालूम था आप इतने तरह से जीत रहे हैं, नहीं, दावे 8 पहले से दिए दिन थे थे। हमने 8 दिए थे, 7 की जमानत जब्त हो गई थी और 8वां हार गया था लोकसभा चुनाव में। जी। तो आखिर ऐसा ही करना था। तो किसी मतलब टिकट देना ही अगर सबका विकास है तो मैं नहीं सहमत हूँ। अब क्या लगता है, इस सरकार में एक भी मंत्री नहीं होगा उस वर्ग का, इसलिए कि जीता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आपने मतलब टिकट ही अगर वो नहीं मंत्री नहीं है तो उनका विकास नहीं होगा। जी। ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रतिनिधित्व देते हैं ना, वर्ग अलग अलग वर्गों को, अलग अलग समुदायों नहीं को देते हैं, एक गुलदस्ता जब बनाते हमारे- हैं। जी। हमको वोट ही नहीं देते। जी। जो समाज उसके आपने कैसे तय कर लिया? अभी तो आप उन्हीं बाहुल क्षेत्रों में जीत रहे हैं, आप तो उन बाहुल क्षेत्रों में चुनाव जीत रहे हैं। प्रधान साहब, अरे रुक जाइए, बाकी लोगों से मैं फिर कर लूंगा सवाल। आप तो उन बाहुल क्षेत्रों में जीत रहे हैं, 40 से अधिक सीटें आपने वहीं जीत ली। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था या यादव बाहुल क्षेत्र था, वहां भी आप चुनाव जीत गए, तो फिर ये कैसे? माननीय मोदी जी का चेहरा, सबका साथ सबका विकास जी। जो नारा उसके साथ स्वीकार हुआ है, उसके लिए लोगों ने वोट दिया। जी। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, मोदी जी को कम से कम देश बच जाएगा प्रधानमंत्री पद। अब चलिए, सचिन जी आप को सचिन वोट अधिकार ही सचिन अब ये कहने का समय नहीं बचा आपके पास। सचिन जी को- सचिन ये कहने का समय नहीं बचा, इसलिए कि मोदी का आप चेहरा तो चल बाप गया। बेटी की लड़ाई कराओ। मोदी लहर तो चल गई सचिन, अब ये कहने का अब ये कहने का समय नहीं बचा। चाहे अंदाज कुछ भी रहा हो, मुद्दे कुछ भी रहे हो, किसी भी तरह का करण हो गया हो, लेकिन अब हो तो गया। विनय, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहा हूं कि आप पूरे चुनावी परिदृश्य को देखिए अगर शुरू से, तो एक चीज साफ नजर आती है कि विपक्ष ने जब भी मोदी पर हमला किया, जी चाहे वो शब्दों से हो, जी चाहे वो वाक्यों से हो, जी, उस हर हमले का जवाब मोदी जी ने अपने तरीके की राजनीति से दिया। मतलब मोदी महारथी हो गए और पार्टी जो है वो, हाँ, ये तो है, ये तो स्वाभाविक है। मैं जी। सदैव कहता हूं कि जी। पार्टी से ऊपर है नरेंद्र मोदी जी आज, जी। और उन्होंने ये दिखाया है, ये उन्होंने प्रदर्शित भी किया है। मैं ये कह रहा हूं कि हर वो बात उन्होंने अपने फेवर में की जिसको जो है विपक्ष ने जो है नकारात्मक तरीके से बोला। अब आप देखिए कि एक नए तरीके का, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी ने अपने तरीके के राष्ट्रवाद से कनेक्ट कर दिया और उसका नतीजा आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनके राष्ट्रवाद से आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, विपक्षी लोग उनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा से सदैव असहमत रहते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन ये मोदी की राजनीति की कला है कि जो हर विपरीत परिस्थिति में भी वो अपनी बात को जो है आम आदमी को कनेक्ट करते हैं। ये ठीक है, आप उनकी राजनीति से असहमत हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बदलता दौर है उसमें विपक्ष को एक नए तरीके की राजनीति को जो है वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जो मोदी जी का जो स्टाइल है राजनीति का, वो उसका असर अभी होना माने पूरा असर दिखना बाकी है। अभी आपको उसका और असर दिखना, अभी और भी असर दिखना, अभी और भी बहुत कुछ देखना है। इसलिए अभी तर्कश, अभी आप कह रहे हैं तर्कश में तीर और भी है। यस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्षी दलों को नए तरीके से राजनीति को परिभाषित करने की जरूरत है। अगर मोदी का आपको विरोध करना, उनकी नीतियों का विरोध करना है,
तो उसका तरीका जो आप चलते हो, जो तरीका आपका है परंपरागत, क्या कह रहे हैं मोदी? उससे हटना पड़ेगा। मोदी रंग में आपको भी रंगना पड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिजवान जी, मैं ये कह रहा हूं कि जी। मोदी जी ने अगर कोई गलत, आप बताइए ना, उनके भाषण में उन्होंने नारियल को जो है अनानास बता दिया, अनानास को नारियल, विपक्ष ने क्या कर लिया और उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो उनके पास वो सेना है, उनके पास वो भक्त हैं, उनके पास वो संगठन है जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। सब चलता है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल, कहा कि कुछ कह रहे हैं शाहबाज विपक्ष को सलाह लेना चाहिए जी। तो द्विवेदी जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस को तो आपकी सलाह की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, और ना नहीं, पड़ी मैंने होगी। कतई नहीं कहा सलाह, और कांग्रेस ना की ही तो सलाह ले नरेंद्र ही मोदी नहीं की नीति सकते। पे कांग्रेस चलेगी। एक बात, शावर इतनी घबराहट, इतनी नहीं, ये बात है, ऐसा मैं ये क्यों? कह रहा हूँ कि मैंने सलाह नहीं लेने की कहा, जरूरत नहीं कहा। और ना ही नरेंद्र मोदी जी के सलाह पर कांग्रेस काम करेगी। जी। कांग्रेस का एक एजेंडा है। अगर आप सलाह नहीं लेंगे तो आप घर बैठ जाएंगे इसी तरह से। अगर आपको कोई दिक्कत दूसरों की नहीं, बात देखिए सुननी अभी क्या है, पूरे अगर देश आपको में जो कोई चीज षड्यंत्र स्वीकार चले जा नहीं रहे है, हैं, तो फिर रिजवान कैसे जी, आगे षड्यंत्र बढ़ेगी? की राजनीति चली जा रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति मैं चली वही जा तो रही कह रहा है, हूं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति की जा रही है। राजनीति को उस पर अगर हो रहा है, मुकाबला करिए। आपको पहचानना होगा, मुकाबला करना होगा, वक्त के साथ भी चलना होगा, नहीं तो 100 साल पुरानी पार्टी ये इस तरह से आगे थोड़ी बढ़ेगी। बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शावर? कहिए शावर, कुछ कह रहे हैं आप? मैं अपनी बात कह चुका हूं, मैंने यही कहा है कि किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, और सांप्रदायिक एजेंडे पे जो चुनाव जीतते हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ आप मैंडेट मिला है, स्वागत है उसका। उत्तर प्रदेश में विकास करना होगा, उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम करना होगा, आप अपनी तब बात माना जारी जाएगा रखिए। कि चलिए, एक नरेंद्र बार मोदी जी की सरकार सफल है। एक बार अभिमन्यु जी से एक बार फिर कोशिश करते हैं हम संवाद करने की। तकनीकी कारणों से वो हमारे स्टूडियो में है, देहरादून के स्टूडियो में वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। किन्हीं तकनीकी कारणों से उनसे ठीक से बात नहीं हो पा रही है। अभिमन्यु जी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरा आपसे ये सवाल था। अब आपको क्या लगता है कि जो बाहर से आए हैं या जो अंदर से आए हैं, उनमें से मुख्यमंत्री आपका कौन होगा? आप अपनी पार्टी के ही कि नहीं? आपके पास पहले भी 3 मुख्यमंत्री बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। एक कांग्रेस से मुख्यमंत्री आपने ले लिया, अब उनकी बहन भी जीत गई हैं, और सतपाल महाराज तो हैं ही, सबसे पहले हरीश रावत के खिलाफ बगावत करने वाले सतपाल महाराज। अब आपको क्या लगता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री आपका? लगता है शायद ये तकनीक आज हमें धोखा देगी। जी चलिए, अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वो बाहर से आए, भाजपा में आए, भाजपा में आ गए तो भाजपा के हो, तो इसलिए कौन बाहर से आया कौन अंदर से आया, ये प्रश्न वहीं पर समाप्त हो जाता है जैसे ही लोग भाजपा में आते हैं। दूसरी बात, अब दूसरी बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसकी एक प्रक्रिया है। विधायक मंडल बैठेगा, अपने केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा करेगा, तो केंद्रीय नेतृत्व के सलाह मशवरे के साथ विधायक दल की जब बैठक होगी, उसमें एक नया नेता चुना जाएगा। बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक घोषित करेगा, विधायक दल बैठेगा, कई तरह की बातें होंगी, कई तरह के लोगों की पसंद नापसंद जानी जाएगी। दूसरी बात ये आई कि अभी हमारे मित्र अंकल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में तो एक ही नेता था मुख्यमंत्री पद का दावेदार, यहाँ पर अनेक है, लगभग 5-6 के नाम उन्होंने गिना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी पार्टी में यदि एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो उसकी जात वो ताकत है, या किसी पार्टी में एक से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है या कमजोरी है? मैं समझता हूँ कि हमारी ताकत है, उसी वजह से आज ये रिजल्ट आ रहे हैं। तीसरी बात, जो अभी ये आपकी बात का मैंने उत्तर दिया, लेकिन अभी काफी समय से यहाँ पर अपने दिग्गज नेताओं के ये सुन रहा हूँ, भाजपा को उन्होंने आरोप लगाए हैं। अभी जो अभी समाजवादी पार्टी के सज्जन ने अभी उंगली भी उठाई है, तो इन्होंने एक आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। वही आरोप लगाया था आपके कार्यकर्ता ने कि सांप्रदायिक राजनीति करने का। उससे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने बहुत मजेदार बात कही थी। बिल्कुल, अब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे ताज़ा अपडेट के साथ, और फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है
अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की तस्वीर तो बिल्कुल साफ है, लेकिन मणिपुर और गोवा में क्या होगा ये तस्वीर साफ नहीं है। दोनों जगह कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन भविष्य क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा। हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक हमें एक विराम लेना पड़ेगा। ब्रेक में हम जाएंगे, उसके बाद ताज़ा अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और अपने सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।